हम्म। 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 पहले पढ़ा देता हूँ एक बार ना, नहीं तो ये होगा कि पूरा ट्राई दिया था वो वो मुझे पता है, बट जो जिन्होंने देखा नहीं है ध्यान से उनको लगेगा कि हुआ नहीं है। मैं दिखा देता हूँ उसका। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने पॉलिनॉमियल में ही बता दिया। कौन सा चैप्टर है क्वाड्रेटिक वाला? हम्म। ओके। हम्म। ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन, नेचर ऑफ रूट्स, बस। तो इससे तो ज्यादा ही चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं पहले ही। मैं फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसका ये फॉर्म होगा: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। When right hand side is equal to zero, then this is a quadratic equation. Okay? तुम इधर आ जाओ। तुम इधर आ जाओ। ये आराम से इधर बैठ जाए। ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे पावर कितना है? टू है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट। नाउ if you take a common, it will become x square plus b by ax plus c by a is equal to zero। ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं ए कॉमन ले सकता हूँ। ए कॉमन लूंगा तो यहां से ए गायब हो जाएगा, यहाँ बी बाई ए आ जाएगा, बिकॉज यहाँ तो ए है नहीं और यहाँ भी ए नहीं है, तो सी बाई ए आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं और इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा।
इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और रूट्स का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा पुट करूंगा तो भी जीरो मिलेगा, और अगर मैं बीटा पुट करूंगा तो भी जीरो मिलेगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कि अगर मैं अल्फा पुट करूं तो भी जीरो आएगा, और बीटा, बिकॉज देखो अल्फा पुट करूंगा यहां तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और अगर इसमें बीटा पुट करूंगा तो बीटा माइनस बीटा हो जाएगा तो भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? So these are the called roots of the equation. Now next step is how to calculate the roots. तो रूट्स निकालने के दो तरीके हैं। What is the first method? First method is splitting the middle term. Splitting the methods. Splitting the middle term. Splitting the middle term. ठीक है। And second method is your Sridharacharya method. Second method is Sridharacharya method. सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई थिंक आप लोग पहले से भी करते आ रहे हो, जिसमें बीच वाले टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि उसका प्रोडक्ट जो होता है वो पहले और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। और श्रीधराचार्य मेथड, इसमें तो आपको थिंक करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर फ्रैक्शन है तो हम थिंक नहीं कर पाते, लेकिन जो, यहाँ आ जाओ, वाई लेट बिफोर दिस, No, I had dance classes for this and after this. इज देयर, okay, don't talk now. So this method is, once you get hold on this, फिर कोई डाउट नहीं है, बिकॉज फिर 100% रूट्स निकल आते हैं। यहाँ पे क्या है कि कई बार फ्रैक्शन है तो हमें सोचने में दिक्कत हो सकती है कि रूट्स क्या होंगे। तो यहाँ का ये मेथड क्या है कि रूट्स विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वाई प्लस माइनस, सपोज यू आर टेकिंग अल्फा, जब तुम अल्फा निकाल रहे हो तो तुम ले लोगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब तुम बीटा लिख रहे हो तो हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। So these are the two roots. And what is ABC is very clear from this equation. What is value of A, B and C? A, B, C की वैल्यूज यहां से आ जाएंगी। ओके।
तो हम लोग बाय चांस पॉलिनोमियल में ही बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं इस रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए। फिर इन रूट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, जैसे कि जो सम ऑफ रूट्स है वो -b/a होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो c/a होता है। तो जब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ax² + bx + c = 0, और मैंने a कॉमन ले लिया, तो इट विल बिकम ये a कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम x² + b/ax + c/a = 0। और फिर यहां से देखो तो ये बन जाएगा ax²। सपोज मैं सम ऑफ रूट्स को s लिख दूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट को p लिख दूं, तो इट विल बिकम x² - sx + p = 0। So that means this is the equation, quadratic equation that I can form. I can form this quadratic equation. Yes or no? क्योंकि जो a कॉमन है वो तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो इसको तुम हटा सकते हो यहां से। 0/a is 0। तो this is the quadratic equation that is formed with sum and product। ये देखो ऊपर चेक करो, अल्फा प्लस बीटा को मैंने s लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा को मैंने p लिख दिया। और उसके बाद अगर ध्यान से देखो इसको, तो यहां पे जो प्लस माइनस लिखा हुआ है ये रूट के अंदर भी कोई क्वांटिटी है? रूट के अंदर आपको पता है कि अगर नेगेटिव आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है ना? बिकॉज हम कोई ऐसी क्वांटिटी रियल रियल नंबर ऐसा नहीं सोच सकते जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाते हैं? इमेजिनरी, जो तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। तो हमारे केस में क्या होगा कि b² अगर बड़ा है 4ac से, तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी अगर b² बड़ा है 4ac से। यस और नो? तो हमारे रूट्स क्या होंगे? रियल हो जाएंगे। रूट्स कैसे आएंगे? रियल। अगर b² छोटा हो गया 4ac से, तो रूट्स कैसे आ जाएंगे? हम्म तो रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। चलो तुम इमेजिनरी ही लिखो, वो पूरा नंबर। ठीक है। तो अगर b² > 4ac है तो हमारा रूट आएगा रियल। और अगर b² < 4ac है तो देखो यहां पे रियल भी होगा और प्लस ये इमेजिनरी होगा, तो वैसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, जिसमें रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है। बट चलो फिलहाल के लिए तुम इमेजिनरी रूट्स लिख लो। और अगर बाई चांस b² - 4ac 0 हो गया, तब देखो क्या होगा? -b + -0
तो +0 और -0 तो सेम क्वांटिटी होगी, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या हो जाएंगे? इक्वल। और इक्वल टू किसके होंगे? -b/2a के। तो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दोनों -b/2a के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि -b+0 या -b-0 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे? बोथ विल बिकम इक्वल। ठीक है। तो दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दीज थिंग्स वी हैव यूज्ड, जो कि आई थिंक मैं इसमें से ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको पॉलिनॉमियल में बता चुका हूं। देयर इज नथिंग न्यू। ठीक है। एक बार जरा चेक करो, देखो याद है फॉर्मूले सारे जो मैंने अभी लिखवाया? हम्म। इट कैन, मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, अच्छा तो नहीं है। सभी लोग सुनो ध्यान से। तो क्वेश्चन इज that it takes 12 hours to fill a swimming pool using two pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours, If the if the pipe of larger diameter, शुरू से बोलूं? It can take 12 hours to fill a swimming pool using two pipes. 12 hours, ये लिखो तुम इसको देख। if the pipe of greater diameter, आपने It, देखी? it can take 12 hours to fill a swimming pool using two pipes.
if the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? 9 hours. Hmm. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? ये कौन सी चैप्टर का है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो जो पूछा जाए वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या पूछा गया है, पढ़ो जरा। हाउ लॉन्ग would it take for each pipe to fill the pool separately? तो लिखो लेट x एक का मान लेते हैं। तो एक है लार्ज पाइप, लार्ज डायमीटर, इसको मान लेते हैं x आवर्स में ये अकेले भर सकता है। तो लेट पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर कैन फिल द पूल इन x आवर्स। ठीक है। कैसे बड़े बड़े पीछे वाले रूम में चले जाना। और सब बढ़िया। ठीक है सर, आप कैसे हो? तुम डायरेक्ट कहाँ से आ रहे कॉलेज से। हो? उधर। ठीक है। तो लार्जर डायमीटर वाली पाइप मान लो कि x आवर्स में भर सकती है अकेले। ये कुछ काम जैसा ही है जैसे पहले था ना, कि दो लोग मिलके करते हैं। और मान लो कि स्मॉल डायमीटर की पाइप y आवर्स में भर सकती है। पहले यहां से शुरुआत करो और लास्ट वाली लाइन पढ़ो कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक सेपरेटली, हाउ लॉन्ग would it take for each pipe to full sorry to fill the pool separately? तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे कि मान लो x आवर्स में बड़ी वाली बड़े डाया वाली पाइप फुल कर सकती है और y टाइम में y आवर्स में छोटे वाली पाइप, छोटे डाया वाली पाइप फिल कर सकती है। ठीक है ना। और दूसरा ये मान लो कि जो पूल है उसका वॉल्यूम इस तरीके से, ये मान लो पूल है, तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि V
सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, V सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है पूल का, जिसको फिल करना है। ऑलराइट, तो अब हमें कैसे करना है कि जो ये लार्ज डायामीटर वाली है वो x आवर्स में इसको फिल कर रही है, तो 1 घंटे में कितना पानी इसमें जाएगा, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर जाएगा x आवर्स में, v वॉल्यूम। तो 1 आवर में v बाय x सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम जाएगा। ऐसे ही y वाला लिख लो, y आवर्स में v वॉल्यूम जा रहा है, तो 1 आवर में v बाय y सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? अब जो कंडीशन दी गई है वो क्या है? कंडीशन ये है कि 4 घंटे और if the pipe of larger diameter used for 4 hours और 9 आवर्स स्मॉलर वाला, तो आधा पूल भर जाता है ना। तो क्या एक क्वेश्चन बनी कि ये तो 1-1 घंटे का लिख लिया ना मैंने, अगर ये 4 घंटे चलेगा तो 4v/x, और अगर ये 9 घंटे चलेगा तो 9v/y, इससे आधा पूल भर जाता है। भाई ये वॉल्यूम 1 घंटे में इतना वॉल्यूम दे रहा है, तो 4 घंटे में कितना वॉल्यूम देगा? 4v/x। ये 1 घंटे में इतना वॉल्यूम दे रहा है, तो 9 घंटे में कितना वॉल्यूम देगा? 9v/y। अब यहां से v काट दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 1/2। कोई क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। और क्या कंडीशन है? इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग दीज 2 पाइप्स। तो अगर 12-12 घंटे चला दें तो क्या होगा, दोनों को एक साथ? तो 12 घंटे इंटू 4/x प्लस 12 घंटे इंटू 9/y इज इक्वल टू v हो जाएगा। अरे भाई ये 1 घंटे में पानी आ रहा है। ये तो चार अरे यार सॉरी, v/x, 4 क्यों लिखेंगे? 12 इंटू v/x प्लस 12 इंटू v/y इज इक्वल टू v आ गया। फिर से v काट दो, यहां पे 1 आ जाएगा, ये भी कट गया। अब फटाफट देखो जरा, तो पहली क्वेश्चन क्या है? 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 1/2। दूसरी क्वेश्चन क्या है? 12/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, बस यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3। तो ये हो जाएगा इसको नीचे लिख ले रहा हूं, ठीक है ना? 12/x प्लस 27/y इज इक्वल टू 3/2, और माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस
ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 12/y माइनस 27/y इज इक्वल टू 1 - 3/2, which is 2 - 3/2, which is -1/2। यहां पे क्या होगा, 1/y कॉमन ले लो, 12 - 27 इज इक्वल टू -1/2। ये कितना होगा, 5। 15/y इज इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 30, और y की वैल्यू 30 आते ही पुट कर दो किसी में। किसमें पुट करूं, यहां पुट कर दूं, 4/x प्लस 9/30 इज इक्वल टू 1/2। सो 4/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 9/30। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। हम्म, तो ये क्या हो जाएगा, 4/x इज इक्वल टू 15 माइनस 9/30। 6/30 इज इक्वल टू 4/x, 6 1 जा 6, 6 5 जा, x इज इक्वल टू 20। तो जो मोटी वाली पाइप है वो अगर अकेले भरना चाहोगे तो वो 20 आवर्स में भर देगी, और ये 30 आवर्स में भर देगी। समझ आया। कटिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं मेरी वाले तरीके को फॉलो करो। बताओ बेटा, इज दैट ओके। बताओ बताओ। उसकी तबीयत नहीं ठीक है क्या, आर्थिक है। हाँ, ओहो, अच्छा अच्छा, ओके। और है कोई, ये वाला, ये हो गया सबका। सबने खरीद लिया ये आरडी, ये खरीद लो। हम्म, ये खरीद लो, यू नीड दैट दिस ईयर। हम्म, फिर क्या लो, एग्जाम्पलर भी इसमें है, एनसीईआरटी भी है और एक्स्ट्रा भी है, तो तीनों। ये एग्जाम्पलर का ही था जो मैंने भी कराया। एक ही जगह तुम्हें सारा मिल जाएगा ना। क्योंकि अभी तो जस्ट सेशन शुरू हुआ है, तो जो क्वेश्चंस हम एक बार कर लेते हैं वो फिर बाद में एनसीईआरटी में तुम्हें लगेगा यार ये तो कर ही चुके हैं, यू नीड मोर क्वेश्चंस। तो एक ही जगह रहेगा कि उसी को, you have lot of questions and you can solve it multiple times, okay।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, स्टूडेंट्स of a class are made to stand in rows. Students of a class are made to stand in rows. If one student is extra in each row, there would be 2 rows less. If one student is extra in each row, there would be 2 rows less. If one student is less in each row, there would be 3 rows more. ऐसा होता है ना, जैसे मान लो लाइनें बनी हुई हैं कई सारी, तो तुम अगर एक लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दोगे तो लाइनें कम हो जाएंगी, और अगर कम कर दोगे तो लाइनें बढ़ जाएंगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं सभी लोग? भाई टोटल, जैसे देखो ऐसे मान लो सीटें हैं ऐसे और ऐसे, तो टोटल नंबर तो m क्रॉस n है ना। अगर सपोज x नंबर ऑफ रोज है और y नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो टोटल नंबर कितना है? x इंटू वाई। If one student is less in each row, there will be 3 more rows. निकाल रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, हम्म, मतलब अलग से ऐड, अलग से नहीं ऐड कर रहे हैं ना, मतलब रो एक रो से दूसरी को बना रहे हैं ना। हम्म, नहीं 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 एक्स्ट्रा रोज ही बढ़ा दे रहे हैं। नहीं, मतलब एक एक्स्ट्रा रो। ये समझ गए ना कॉन्सेप्ट कि नंबर कैसे निकलता है? अब लिखो लेट। कॉलम जोड़ दिए। अरे ये तो मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रहा था कि जैसे तुम्हें कई बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो तुम्हें पूरे गिनने की जरूरत नहीं है। तुम फ्रंट रो में काउंट करो और एक सीधा कॉलम में काउंट कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस। ठीक है, तो अब तुम मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं, नहीं टोटल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू y। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है? y है। तो एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज इक्वल टू क्या होगा? x बाई वाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो विल बी x बाई वाई। अब कंडीशन लगाते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि when one student is extra in each row, there are 2 rows less. और हाँ, इसी तरीके से 2 कंडीशन बनाओ। तो एक, अगर रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है,
तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैसे लिखूंगा? न, एक एक्स्ट्रा बच्चा है तो फिर रोज कम कैसे हो अरे मान लो 10-10 बच्चों ने 2 लाइनें लगा रखी हैं। अब तुमसे कहा जाए नहीं नहीं एक रो में सिर्फ 5 लोग रहेंगे, तो अब कितनी रो बन जाएगी? सकता? चार। 4 नहीं बन जाएगी? तो अगर देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, अगर तुमने रो को क्या किया बताओ, रो को बढ़ाया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बढ़ाया, तो नंबर ऑफ रो क्या हो जा रही है? 2 से कम हो जा रही है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? और एक बच्चा अगर हटाया रो में से, तो नंबर ऑफ रोज 3 से बढ़ जा रही है। ये पहले बताओ समझ में आया तुम्हें जो मल्टीप्लाई? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। जब हम किसी रो में, ये क्या है x बाई वाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, अगर इसमें मैं एक बच्चा ऐड कर दे रहा हूं, हर हर रो में एक बच्चा ऐड कर दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 से कम हो जा रही है। और अगर हर रो से एक बच्चा निकाल दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ रोज 3 से बढ़ जा रही है। लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन तो एक्स ही होगा ना, क्योंकि वो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। फिर अगर आपने ईच रो में एक ऐड कर दिया मतलब तो दो रोज खाली हो जाएंगे। 2 रोज खत्म हो जाएंगी। हम्म अभी तो तीन ऐड लाइक दो ही फिर से दो ही तो आएंगे। दो निकाल दो दो ऐड तो देखिए एक और तो आता है। क्वेश्चन में तो लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है बट लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में लिखा है आई एम ये दो extra। ऐड कर रहे हैं रोज में तो नंबर कम हो गया है। रोज में से स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करें तो रोज बढ़ रहे हैं आई अंडरस्टैंड बट लाइक यू आर एडिंग वन so and you are decreasing by हाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज सेम ना, व्हाट शुड बी सेम इन बोथ केस ना। like when you are adding two rows are decreasing so when you subtract one shouldn't there be only two rows increase तो वो तीसरा रो का नहीं नहीं वो तो गैप हो गया ना, -2 से 3 जाना है इसलिए वो 3 हो गया। जैसे तुम क्या कह रहे हो, x बाई वाई में 1 ऐड किया तो 2 लेफ्ट शिफ्ट हो गया। हाँ 2 रोज लेफ्ट शिफ्ट हो गए। अब तुम x बाई वाई प्लस 1 में से नहीं कर रहे हो, मतलब x बाई वाई से नहीं कर रहे हो ना, तुम x बाई प्लस 1 के रेस्पेक्ट में देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो वापस x बाई वन वाई प्लस 1 में से -1 करोगे तो फिर से x बाई वाई आ जाएगा। so like सर दो ही रोज का ऐड तो ये नंबर से एक बार आ जाने तो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो कैलकुलेट करो x और y की वैल्यू इनसे। हम्म x 60 आएगा, y 12 आएगा। x इज इक्वल टू
एक्स -2x/y प्लस y -2 ना, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x/y प्लस y इज इक्वल टू 2। हम्म, y y12 आ रहा है। दूसरी क्वेश्चन क्या बन रही है? x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करो, x +3x/y -y -3, फिर से कट के 0 हो गया, तो 3x/y -y इज इक्वल टू 3 आ गया। Sir, I'm getting 2 is equals to -5. तो एक तरफ तुम्हारा क्या आ रहा है, देखो भाई, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहा हूं, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि 3 टाइम्स हमने इक्वेशन क्या बनाई है? 3 टाइम्स x/y इज इक्वल टू 3 + y, तो मतलब x/y की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, x/y की जगह, तो क्या हो जाएगा, -2 3 + y/3 + y इज इक्वल टू 2, तो -6 -2y +3y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 8, ओ सॉरी 6 है यहाँ, दिस इज 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। सर आप इक्वेशन समझा रहे कौन सी होता, आपने बनाई। मतलब कैसे बनाई वो, अच्छा, ओके ओके, मिलते हैं, बाय। तो मैं कर देता हूँ। फिर तो सिर्फ अलग इक्वेशन बनी थी। आई लाइक x by ये दो इक्वेशन है, देखो ना तुम, जो मैंने बनाई, दीज आर द 2 इक्वेशन। then I made x by y plus y is equals to y minus 2. नहीं नहीं नहीं, x/y तो रोज है ना, तो रोज मैं अगर इंटू y क्या है, स्टूडेंट, x/y सॉरी y, x/y है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इनटू रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। y के 12 आते ही वापस पुट कर दो किसी इक्वेशन में, 3 इंटू x/12 -12 इज इक्वल टू 3, x/4 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 60। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 हैं, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 12 है।
हम्म। कहाँ पे? ये 3 है ना? ये तो वहां वाला है। दिस इज द इक्वेशन ना? तो इसमें मैंने 3। हम्म। समझ आया? बताओ दिया। अब इसमें तुम फंस जाओगे अगर एक्स बाई वाई रख के कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो। वो वही तो बात है, एक्स बाई वाई की वैल्यू 3 + y/3 है। सेम बात है। सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, एक्स बाई वाई को u मान लो। बट अगर वैसे जाओगे सॉल्व करने तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, फिर परेशान हो जाओगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जहां जरूरत नहीं है तो बेवजह क्वाड्रेटिक ना बनने पाए इक्वेशन। हम्म। वहाँ पर x/y is equals to 3 plus y/3 कैसे आया? ये देखो ना, y को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 3x/y = 3 + y। फिर 3 को नीचे ले जाओ। तो x/y 3x/y = 3 + y। ये एक स्टेप हो गया। अगला स्टेप हो गया x/y is 3 + y/3। समझ आया? अब इस समय अब सीबीएसई देखो उस मूड में नहीं है, वो टाइम निकल गया जब इजी से इजी डायरेक्शन में वो चले गए थे। अब तुम नाइन्थ के ट्रेंड को देखते हुए अंदाजा लगा लो। जैसे नाइन्थ में उन्होंने इस बार बोला है कि हम मैथ्स में और साइंस में एडवांस टाइप के क्वेश्चंस भी डालेंगे, थॉट्स डालेंगे, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, असर्शन डालेंगे बुक में ही एनसीईआरटी में। कितना कर पाते हैं वो तो बुक आएगी तब पता चलेगा। तो टेंथ में भी अब आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो बिल्कुल, समझ रहे हो? तो टीचर्स अगर वो बात ध्यान से देख नहीं रहे से, मैं कल सीबीएसई के चेयरमैन का देख रहा था इंटरव्यू, तो आपको उससे अंदाजा लग जाता है। बाद में शॉक होने से अच्छा है कि अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। और डेली के अगर आप कुछ आवर्स निकालो और उसमें क्वेश्चंस लगाओ तो कोई बहुत बड़ी बात हो ना, अभी से शुरू करके, और पेपर कब जाके होगा तुम्हारा? अभी बुक आने पे पता चलेगा, अभी तो सिर्फ सिलेबस दिया। हम्म। हम्म। एडवांस साइंस एडवांस मैथ्स अभी नहीं। हाँ बट, हाँ बताओ। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? मैंगो ग्रोव क्या होता है? Like when हुज लेंथ? हम्म। exercise. इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ? तो इसको x लिख लेते हैं और इसको 2x लिख लेते हैं। whose length is twice the breadth and area is 800। और इसका एरिया कितना हो? 800। तो फिर क्या हो जाएगा? x = 20। तो ये 20 हो जाएगा और ये 40। हाँ 20। हाँ, तुम फॉलो नहीं कर रहे हो क्या जो मैं बता रहा हूँ? लेंथ को x ले लिया तो, सॉरी ब्रेथ को x ले लिया तो लेंथ 2x हो गई, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो एरिया आ गया।
4.3। और तो नहीं चेक कर लो। यही पूछ रहे हम्म। तो यही रहे क्या क्वेश्चन है 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऐसा क्वाड्रेटिक है ना, ऐसा क्वाड्रेटिक है कि जिसका एक्स स्क्वायर इज 400, तो एक्स इज इक्वल टू 20। आई मीन तुम एक स्टेप और लिख लो, और क्या बताऊं, √400 विच इज 20। अब ठीक है, चलो थैंक यू। क्या होगा?